हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और हम लोग अभी तक देख रहे थे पंडास के फंक्शंस के बारे में, डेटा मैनिपुलेशन के बारे में। तो इस क्लास में और भी कुछ छोटे छोटे फंक्शनैलिटीज़ हैं, उसके बारे में भी देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप इंपोर्ट कर लीजिए पंडास एज पीडी करके। ओके, आपने इंपोर्ट कर लिया पंडास एज पीडी करके यहाँ पर। उसके बाद फिर आप यहाँ पर क्या करोगे कि लेट्स सपोज हम एक डेटा सेट यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, तो मेरा एक डेटा सेट यहाँ पर हो गया और डेटा सेट जो है वो बहुत ही सिंपल सा डेटा सेट बना लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं ए, और ए के अंदर हम कर देते हैं किसी भी लिस्ट को स्टोर 1, 2, 3, 4। उसके बाद फिर हम यहाँ बना लेते हैं मे बी बी। ठीक है, तो हम लोग को पता है ऑलरेडी कि की जो है वो कॉलम के नेम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं बी, और बी के अंदर जो है स्टोर करते हैं 4, 5, 6, 7 को। उसके बाद फिर हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर लेट्स सपोज सी, और उसके बाद फिर इसके अंदर स्टोर कर लेते हैं और भी कुछ एक डेटा सेट को। तो यहाँ पर SUDH स्टोर कर लेते हैं, यहाँ पर क्रिस स्टोर कर लेते हैं, KRISH क्रिस स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर हितेश स्टोर कर लेते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पर नवीन स्टोर कर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये बेसिकली मेरा हो गया डिक्शनरी। अब इस डिक्शनरी को अगर मुझे कन्वर्ट करना है डेटा फ्रेम में, तो हम क्या करेंगे, पंडास डॉट डी कैपिटल, ठीक है, डी कैपिटल डेटा फ्रेम यहाँ पर कॉल करेंगे और इस डेटा को पास करवा देंगे। ठीक है, जैसे ही पास करवाते हैं तो ये मेरा डेटा फ्रेम बन गया। तो जो भी मेरे यहाँ पर की थे वो मेरा कॉलम का नाम हो गया, और जो भी मेरे यहाँ पर वैल्यूज़ थे वो मेरे आ गए आपके, जो भी यहाँ पर मैंने लिस्ट दिया था वो आपके आ गए कॉलम के रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ के अंदर। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पर आपका इंडेक्सेस जो है 0, 1, 2, 3 बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्सेस जो है वो आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। अब आपको करना ये है यहाँ पर, ठीक है, कि मुझे एक कॉलम में जो भी डेटा है उसको एज अ इंडेक्स बनाना है। तो ये हमने वो देखा था लास्ट क्लास में भी, ठीक है, कि आप सेट इंडेक्स कर सकते हो। तो यहाँ पर डेटा फ्रेम डॉट आप कॉल कर लोगे सेट इंडेक्सेस। ठीक है, सेट अंडरस्कोर, उसके बाद फिर सेट अंडरस्कोर, उसके बाद फिर इंडेक्सेस आप यहाँ पर कॉल कर लोगे। और जिस कॉलम को भी आपको इंडेक्स बनाना है, लेट्स सपोज कि मुझे ए कॉलम को एज ए इंडेक्स ट्रीट करना है, तो हम यहाँ पर ए कॉल कर देंगे। तो यहाँ पर ए क्या हो गया, ये मेरा इंडेक्स में कन्वर्ट हो गया, और जो डिफॉल्ट इंडेक्स था 0, 1, 2, 3 करके ये चला गया। ओके, ठीक है। अब अगर चेक करोगे ओरिजिनल डेटा फ्रेम, तो अभी भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। अब चेंजेस क्यों नहीं हुए हैं इसके अंदर, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था इसके अंदर पैरामीटर होता है इन प्लेस करके। तो इन प्लेस इज इक्वल्स टू फॉल्स है बाय डिफॉल्ट। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इन प्लेस इज इक्वल्स टू यहाँ पर ट्रू करना पड़ेगा। ठीक है, इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू अगर आप कर दोगे, TRUE ट्रू, तो क्या होगा, जो भी आपके चेंजेस हैं वो परमानेंट परसिस्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने इंडेक्स को सेट कर दिया। सेट मतलब कोई भी कॉलम उठाया और उसके इंडेक्स को हमने बता दिया कि ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये फिर से करा देते हैं एग्जीक्यूट, क्योंकि मैंने 2 बार करवा दिया तो इंडेक्स तो था ही नहीं। ओके, तो यहाँ पर मेरा सेट इंडेक्स हो गया। अब इसी को मुझे रीसेट करना है, तो हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम डॉट रीसेट इंडेक्सेस, डेटा फ्रेम डॉट RESET रीसेट इंडेक्सेस, और ये कॉल करेंगे तो अपने आप क्या हो जाता है, ये रीसेट हो जाता है। ठीक है, मतलब 0, 1, 2, 3 जो ओल्ड वाला था वही मेरे पास यहाँ आ गया। अब इसमें जो है, अब इसको डेटा फ्रेम को देखोगे तो यहाँ पर चेंजेस जो है परमानेंट नहीं हुए हैं, अभी भी पुराना वाला ही ले रहा है, राइट। तो क्या करना पड़ेगा, अगेन आपको या तो इन प्लेस कर दो, इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू कर दो, या फिर आप क्या करो, आप यहाँ पर फिर से इसको रीअसाइन कर दो, डेटा फ्रेम को रीअसाइन कर दो। तब यहाँ पर आ जाएगा आपके फिर से परमानेंट वाले चेंजेस जो हैं यहाँ पर मेरे आ गए। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हो, इस तरह से आप रीसेट कर सकते हो। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये सेम डेटा को उठाते हैं। ठीक है, ये सेम डेटा को उठाते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब भी इसको कन्वर्ट कर रहे हैं डेटा फ्रेम में, ठीक है, तो लेट्स सपोज कि हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं पंडास डॉट यहाँ पर डेटा फ्रेम अगर हम लिख रहे हैं, ठीक है, पंडास डॉट डेटा फ्रेम यहाँ पर लिख रहे हैं, और यहाँ पर जब भी हम डेटा पास करवा रहे हैं तो इसको एक काम कीजिए, इंडेक्स भी आप बना के दे सकते हो। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर कितने डेटा हैं, 4 डेटा हैं, मतलब 4 रोज हैं मेरे। तो इंडेक्स हम बना के यहाँ पर दे सकते हैं मे बी ए, ठीक है, कॉमा, उसके बाद फिर बी, कॉमा, सी, और उसके बाद फिर इंडेक्स बना के हम दे दिए डी यहाँ पर। तो जो भी डेटा फ्रेम आपका बन के आएगा उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ABCD जो है आपने इंडेक्स पास करा दिया था। ठीक है, इंडेक्स आपने पास करा दिया था, तो अब क्या होगा, ABCD बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर बन के आ जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4 नहीं रहेगा यहाँ पर। तो लेट्स सपोज कि इसको हम DF1 में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, DF1 में इसको हम स्टोर कर लेते हैं। अब DF1 मेरा कैसा दिख रहा है, DF1 मेरा ऐसा दिख रहा है, ABC कॉलम है और ABCD जो है मेरा यहाँ पर रोज है। ओके, ठीक है, चलिए हो गया। अब हमको क्या करना है कि री इंडेक्सिंग करना है, मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करना है। मतलब जो ए वाला है, ए को लेट्स सपोज कि यहाँ डालना है, सी को यहाँ डालना है, डी को यहाँ डालना है। तो अब इसको री इंडेक्सिंग बेसिकली हम लोग बोलते हैं। अब री इंडेक्सिंग हम लोग कैसे करेंगे, तो DF1 डॉट यहाँ पर हम कॉल कर लेंगे री इंडेक्सेस, और इसके अंदर सेम नेम, अगर नेम आप
अलग रखोगे तो उसमें नल आ जाएगा, ठीक है। तो सेम जो इंडेक्स के अंदर ABCD मेरा जो नेम दिया हुआ है उसको हम क्या कर लेंगे कि अलग तरीके से अरेंज करेंगे। लेट्स सपोज कि मुझे चाहिए B वाला रो ऊपर, ठीक है, उसके बाद फिर C वाला रो मुझे इसके बाद चाहिए, उसके बाद फिर मुझे D वाला रो चाहिए इसके बाद, ठीक है, D वाला रो जो मेरे को चाहिए वो इसके बाद चाहिए, और जो A वाला रो है वो चाहिए मुझे सबसे ऊपर। तो जैसे ही आप कॉल करते हो रीसेट इंडेक्सेस तो कुछ चेंज नहीं होता है, ठीक है। 256 राइट, 25 क्रिस, तो 25 क्रिस जो था वो ऊपर आ गया बेसिकली। तो यहाँ पर क्या हो गया कि हम इसको री इंडेक्सिंग कर रहे हैं। री इंडेक्सिंग का मतलब ये हो गया कि जो पुराना इंडेक्स था हमने वही किया बट उसका अरेंजमेंट चेंज कर दिया हमने, ठीक है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हमने कर दिया, मतलब जिस सीक्वेंस में हम चाह रहे हैं उस सीक्वेंस में मेरा डेटा यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से आप री इंडेक्सिंग भी कर सकते हो। अभी अगर आप DF1 यहाँ पर निकाल कर चेक करोगे तो अभी भी वही सेम ही चीज़ इंडेक्स में है। इसको क्या करना पड़ेगा आपको, अगेन इन प्लेस इज इक्वल्स टू आपको ट्रू करना पड़ेगा, या फिर आप उसको रीअसाइनमेंट कर दो, ठीक है। तो दोनों के दोनों केस में आपका क्या होगा, ये वाला री इंडेक्स होके आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम उसको री इंडेक्सिंग कर सकते हैं, सेट इंडेक्स कर सकते हैं, और इवन रीसेट इंडेक्सेस जो है ये कर सकते हैं। उसके बाद क्या, ठीक है, उसके बाद क्या, तो लेट्स सपोज कि ये सेम जो डेटा फ्रेम DF1 है, ठीक है, DF1 है, इसी को ले लेते हैं ये वाली चीज़ को, ठीक है, डेटा फ्रेम 1 जो है इसको हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। अब इसमें हम लोग को क्या करना है कि इसमें हम लोग को इटरेशन का कॉन्सेप्ट जो है उसको लगाना है। कैसे लगाएंगे थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पर DF डॉट इटर रो करके एक है आपके पास, इटर आइटम्स भी है, रोज भी है। तो लेट्स सपोज कि इटर रो को अगर हम कॉल करते हैं तो यहाँ पर ये जनरेटर फंक्शन जो है एज अ मेरे को दे देता है इसका ऑब्जेक्ट। अब जनरेटर फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले भी, ठीक है, कि जो डेटा को जनरेट करता है। अब यहाँ पर करेंगे फॉर आई इन दिस, ठीक है, फॉर आई इन दिस। अब देखते हैं कि ये क्या देता है मेरे को एज अ आउटकम। तो यहाँ पर जैसे ही प्रिंट आई करेंगे तो ये मुझे क्या आउटकम दे रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है। तो सॉरी DF1 लेते हैं, DF1 लेते हैं, ठीक है। तो DF1 मेरा क्या था, DF1 के अंदर मेरे पास ABC कॉलम थे, ABCD जो था वो मेरे पास रोज थे, और उसके बाद फिर 14 SUDH, 25 क्रिस, 36 हितेश, इस तरह से मुझे मेरे पास डेटा अवेलेबल थे। अब जैसे ही यहाँ पर आप इटर रो करते हो, ठीक है, जैसे ही आप इटर यहाँ पर रो करते हो, मतलब रो बाई रो आप क्या कर रहे हो, रो बाई रो आप इटरेशन कर रहे हो, तो ये क्या करेगा कि ये पहला वाला रो जो है वो निकालेगा, पहला वाला रो जो है वो निकालेगा, ठीक है, पहला रो निकाल लिया। और उसके बाद फिर पहले वाले रो में आपका रो ये वाला है, आप रो वाइज इटरेशन कर रहे हो, तो आपका रो का नाम क्या है, आपका रो का नाम बेसिकली है A, मतलब उसका इंडेक्स क्या है A, ठीक है, A इंडेक्स है, और उसके अंदर A1 B4 C SUDH है। तो A1 B4 C SUDH, तो इस तरह से आप उसको 1 बाई 1 रो बाई रो क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो। तो ये एक रो का डेटा आपने निकाला और ये आपको रिटर्न हो गया एज अ टुपल्स। फिर अगेन सेकंड रो का डेटा आपने निकाला और एज अ रिटर्न हो गया आपका टुपल्स। उसके बाद आपने थर्ड रो का डेटा निकाला और उसके बाद फिर ये हो गया टुपल्स। उसके बाद फोर्थ रो का डेटा आपने निकाला और ये हो गया बेसिकली टुपल्स। तो इस तरह से हम क्या ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर, इस तरह से हम लोग ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, कि रो बाई रो, ठीक है, रो बाई रो हम लोग क्या ट्राई कर रहे हैं, रो बाई रो हम लोग ट्राई कर रहे हैं इसको कि इटरेट करने का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रो इंडेक्सेस जो है वो दे रहा है और उसके बाद फिर रिस्पेक्टिव डेटा सेट जो है वो आपको यहाँ पर दे रहा है। अब लेट्स सपोज कि यहाँ से जो आपको टुपल्स आ रहा है ये बेसिकली दो भाग में आ रहा है। एक क्या है, ये कॉमा के पहले कॉमा के बाद, ठीक है। तो जो पहला वाला भाग है वहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, वहाँ पर आपको दिखा रहा है रो इंडेक्सेस, ठीक है। तो मतलब ये रिटर्न जो कर रहा है ये दो रिटर्न कर रहा है, टू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स रिटर्न कर रहा है इनसाइड अ टुपल्स। तो यहाँ पर आई एंड जे ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं कि प्रिंट आई, ठीक है, एंड प्रिंट जे। अब जब ऐसे आप करोगे इसको, प्रिंट आई, सॉरी यहाँ पर जे लिखना भूल गए, ठीक है। तो प्रिंट आई और प्रिंट जे जब करोगे तो आई क्या हो गया, आई बेसिकली आपका हो गया रो, ठीक है, रो इंडेक्सेस हो गया यहाँ पर, और जे क्या हो गया, जे उसके अंदर का पूरा डेटा हो गया। अगेन रो, उसके अंदर का पूरा डेटा, अगेन रो और उसके अंदर का पूरा डेटा जो है यहाँ पर आपको दे देगा, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हम बेसिकली कर सकते हैं इटरेट वन बाई वन और जो भी डेटा मुझे चाहिए, ठीक है। लेट्स सपोज कि यहाँ पर मुझे सिर्फ जे प्रिंट करना है। अब जे कैसे प्रिंट होगा, तो यहाँ पर a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 4, c इज इक्वल्स टू SUDH। तो a1 b4 c SUDH, देन अगेन a2 b5 c क्रिस, तो a2 b5 c क्रिस। तो इस तरह से मुझे यहाँ पर डेटा बन के जो है वो आ गया। तो जब भी आपको जो भी रिटर्न करना है, दो चीज़ रिटर्न कर रहा है इन टुपल्स, अब उसको सेपरेट लिख लो या फिर अलग अलग रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स कंप्लीटली फाइन, आपको डेटा यहाँ पर मिल जाता है। अब यहाँ पर इटर रो के जगह, ठीक है, इटर रो के जगह अगर हम लोग यहाँ पर लिख दें, ठीक है, इटर रो के जगह हम लोग लिख दें इटर,
ठीक है। इटर बेसिकली यहाँ पर हम लिख दें आइटम्स, तो इटर आइटम्स में आपको क्या मिल जाते हैं, तो लेट्स सपोज कि हम आई और जे दोनों प्रिंट करवा लेते हैं यहाँ पर, तो इटर आइटम्स में आपको क्या मिल जाएंगे, ठीक है, या फिर इसको सिंगल ही प्रिंट करवाते हैं ताकि आपको पूरा डेटा का सिनेरियो मिल जाए। तो इटर आइटम्स के अंदर आपको क्या मिलते हैं, तो आपको मिलते हैं बेसिकली यहाँ पर रो का इंडेक्स, ठीक है, उसके बाद फिर A1 B2 C3 D4। तो यहाँ पर क्या होता है इटर आइटम के अंदर क्या होगा कि आपको ये कॉलम का नाम है, ये कॉलम का नाम आपको मिल गया, ठीक है, और उसके बाद फिर रो इज इक्वल्स टू A1 B2 C3 D4। मतलब क्या हुआ कि अगर DF1 यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है, इटर आइटम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आइटम्स में पहले A कॉलम उठाएगा, उसके बाद फिर A1 B2 C3 D4, उसके बाद फिर B उठाएगा, ठीक है, A4 B5 C6 D7, उसके बाद फिर C उठाएगा, सो A SUDH B क्रिस C हितेश D नवीन। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा मेरा प्रिंट कर दे रहा है। मतलब पिछला बार जो था जब इटर रो कर रहे थे तो वो रो इंडेक्सेस उठा रहा था, अभी जब इटर आइटम्स कर रहे हैं तो वो बेसिकली क्या उठा रहा है, मेरा कॉलम इंडेक्सेस उठा रहा है एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम, एंड बेस्ड ऑन इट इट इज गिविंग मी अ डेटा सेट। सो बेसिकली जो इसमें दो आउटकम मिल रहा है, तो पहला वाला आउटकम जो आपका मिल रहा है उसको आप लिख सकते हो कॉलम अंडरस्कोर नेम, ठीक है, कॉलम अंडरस्कोर नेम, कॉलम का ये नाम दे रहा है मुझे, और दूसरा वाला जो मुझे डेटा यहाँ पर दे रहा है वो दे रहा है पूरा का पूरा कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसको उसी हिसाब से प्रिंट भी करवा सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है, LUMN। तो हम कॉलम के थ्रू बेसिकली इटरेट कर रहे हैं, तो कॉलम नेम दे रहा है मुझे और उसके बाद फिर पूरा कॉलम का डेटा दे रहा है, तो A1 B4 इस तरह से मैपिंग करके मुझे ये डेटा पूरा का पूरा दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका इटर आइटम्स। तो इस तरह से हम वन बाई वन जब भी इसको चाहें तब उसको इटरेट हम करवा सकते हैं और इटरेट करवा के बेसिकली डेटा को निकाल सकते हैं। अब लेट्स सपोज कि मेरे पास ये DF1 अवेलेबल है यहाँ पर, और फॉर लूप हम लोग सब लोग जानते हैं, इवन हम लोग फॉर ईच भी जानते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लिख दें फॉर ईच के अंदर कि फॉर, ठीक है, फॉर आई इन डेटा फ्रेम ऑफ मे बी कॉलम ए, ठीक है, तो ये कॉलम ए के पास जाएगा, बेसिकली ये कॉलम ए का डेटा निकालेगा। ये क्या करेगा, ये आपका सीरीज है बेसिकली, राइट, ये आपका सीरीज है क्योंकि ये आपका डेटा जो निकालता है वो सीरीज बेस्ड डेटा निकालता है, तो ये आपका सीरीज निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर आई इन दिस पर्टिकुलर सीरीज 1 2 3 4 1 बाई 1 जाएगा लिस्ट के जैसा ही यहाँ पर, और यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं, ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं कि इसको आई को प्रिंट कर दो, तो क्या करेगा कि इस कॉलम के अंदर जो भी डेटा है उसको आपको निकाल के दे रहा है लिस्ट के अंदर। मतलब 1 2 3 4 जो डेटा था इसको हमको निकाल के दे रहा है लिस्ट के अंदर इन अ ईजिएस्ट पॉसिबल वे। अब ये करने के जगह हम लोग इवन यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि यहीं पर आप लिस्ट लगा दो, ठीक है, यहीं पर आप लिस्ट लगा दो, और इसके चलते आपको क्या होगा, सिमिलर काइंड ऑफ अ डेटा सेट मिल जाएगा। तो इटरेट कराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको अगर लिस्ट के अंदर रैप कर दे रहे हो, बट इटरेट भी आप करवा के 1 बाई 1 ऑपरेशन कर सकते हो और उसके ऊपर से जो डेटा है वो निकाल सकते हो, ठीक है। ये हो गया, ओके। चलिए उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि मेरे पास लेट्स सपोज कि ये डेटा फ्रेम 1 है, ठीक है, डेटा फ्रेम 1 है। अब मुझे चाहिए कि जो भी डेटा कॉलम ए के अंदर अवेलेबल है, ठीक है, वो सारे के सारे डेटा का मुझे निकाल के दे समेशन, ठीक है, जो भी डेटा अवेलेबल है ए के अंदर वो सारे के सारे डेटा का मुझे समेशन यहाँ पर निकाल के दे, ठीक है। मुझे फाइनल समेशन चाहिए इसका भी और इवन इसका भी, मतलब इसके केस में तो ऑब्वियसली कॉन्कैटिनेशन होगा, ठीक है, तो इसके केस में कॉन्कैटिनेशन कर दे, बाकी केस में मुझे समेशन निकाल के ये दे, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे ये वाला चीज़, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, सिंपल कि डेटा फ्रेम 1 डॉट अप्लाई, ठीक है, यहाँ पर हम लोग कॉल कर लेंगे बेसिकली अप्लाई। अब अप्लाई के अंदर मुझे फंक्शन लिखने हैं, तो किस टाइप के फंक्शन हम लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डेफ लेट्स सपोज कि टेस्ट। अब टेस्ट क्या कर रहा है, टेस्ट आपका इनपुट ले रहा है एक, ठीक है, टेस्ट आपका इनपुट ले रहा है एक, और उसके बाद फिर आपको आउटपुट जो है, ठीक है, आउटपुट क्या रिटर्न कर रहा है, यहाँ पर आउटपुट क्या रिटर्न करेगा, तो लेट्स सपोज कि x डॉट उसके बाद फिर यहाँ पर सम रिटर्न कर दे रहा है। अब ये वाला जो है ये फैलेगा आपका ये वाले केस में, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग टेस्ट जो है टेस्ट इनपुट कर देते हैं, टेस्ट इनपुट लेट्स सपोज कि हमने यहाँ पर कर दिया एज अ फंक्शन, हमने यहाँ पर सप्लाई कर दिया। अब इसको अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले, ठीक है, इसको अगर एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3, 3 + 3 इज इक्वल टू 6 एंड 6 + 4 इज इक्वल टू 10 आ गया, ओके। अब यहाँ पर 4 + 5 इज इक्वल टू 9, 9 + 6 इज इक्वल टू 15, 15 + 7 इज इक्वल टू 22 आ गया। अब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ए क्या हो गया, यहाँ पर ये आ गया, ठीक है, सारे के सारे का कॉन्कैटिनेशन हो गया। तो सम जो है, सम यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन को भी परफॉर्म करने दे रहा है मुझे, और यहाँ पर इन ईजिएस्ट पॉसिबल वे डेटा निकाल के मुझे दे रहा है, ठीक है।
ऑन अ पर्टिकुलर एक्सिस। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगर लेट्स सपोज कि यहाँ पर हम एक्सिस चेंज कर देते हैं XIS, ठीक है, यहाँ पर हम एक्सिस जो है एक्सिस चेंज कर देते हैं, एक्सिस हम वहाँ पर 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो एक्सिस 1 लिख देंगे तो क्या होगा, फिर यहाँ पर मेरा पूरा का पूरा जो है प्रोसेस फैल गया और ये बोलेगा कि ठीक है अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप प्लस फॉर इंटीजर एंड स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ पर जब एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 कर देते हैं, ठीक है, तो इस वाइज वो कॉन्कैटिनेशन करना शुरू करता है जो कि पॉसिबल नहीं है, जो समेशन करना शुरू करता है जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसे करें तो पॉसिबल है इन अ वर्टिकल ऑर्डर। तो इसीलिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक्सिस आपके क्या रहने चाहिए, बाय डिफॉल्ट आपके एक्सिस जो है वो 0 ही रहने चाहिए। ओके, नाउ लेट्स सपोज, ठीक है, लेट्स सपोज कि यहाँ पर मुझे लाइक मल्टीप्लाई करना है, सारे के सारे का मल्टीप्लाई जो है वो निकालना है मुझे, तो वो भी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेट्स सपोज कि मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है, मे बी स्क्वायर निकालना है, तो वो भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। चलिए निकाल के यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेट्स सपोज कि मेरे पास ये डेटा फ्रेम है DF1 करके, ठीक है, DF1 करके मेरे पास डेटा फ्रेम है। अब यहाँ पर, ठीक है, DF1 से हम लोग सिर्फ निकाल लेते हैं न्यूमेरिकल वाले को, तो मेरे पास जो कॉलम है वो हो गया A और उसके बाद फिर मेरे पास कॉलम हो गया यहाँ पर B और इसको हम स्टोर कर देते हैं DF2 के अंदर। अब DF2 के अंदर हम ऑपरेशन करेंगे DF2, तो ये मेरा 2 कॉलम यहाँ पर हो गया। अब किसी ने मुझे यहाँ से बोला कि एक काम करो, ये सारे के सारे जो भी है ना, ठीक है, इसका सारे का स्क्वायर निकालो। ठीक है, जो भी डेटा यहाँ पर अवेलेबल है उसका मुझे स्क्वायर निकाल के दो, सिर्फ एक का नहीं, ठीक है, सिर्फ एक कॉलम का नहीं, जितने भी डेटा यहाँ पर अवेलेबल है सारे का आप स्क्वायर यहाँ पर निकाल के मुझे दो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अप्लाई भी यूज़ कर सकते हैं, बट अप्लाई जो है वो एक में यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हम DF2, ठीक है, डॉट अप्लाई मैप हम कॉल कर सकते हैं। अप्लाई क्या हो जाएगा, अप्लाई मैप यहाँ पर हो जाएगा, ताकि वो पूरे के पूरे थिंग को मैप कर देगा। अब हम यहाँ पर लैम्डा लिख सकते हैं, तो लैम्डा में इनपुट लेट्स सपोज x गया और उसका रिटर्न क्या आना चाहिए, मेरा x स्क्वायर आना चाहिए, तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब एग्जीक्यूट अगर करेंगे तो आप देखोगे कि इसने क्या किया। अब आउटसाइड फंक्शन में आप लिख सकते हो, हमने यहाँ पर लैम्डा लिख दिया, आप आउटसाइड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आउटसाइड फंक्शन यहाँ पास करा दो। तो अप्लाई मैप जैसे ही किया तो ये पूरे के पूरे डेटा फ्रेम के ऊपर ही अप्लाई करके इसको मैप करवा देता है इस फंक्शन से। मतलब इनपुट जाएगा x, मतलब इनपुट जाएगा जो भी यहाँ पर डेटा अवेलेबल है और वहाँ पर उसका स्क्वायर निकाल के आपको दे देगा। मतलब पूरे डेटा फ्रेम पर ही ये चाह रहे हो आप ऑपरेशन करवाना। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद फिर तो अप्लाई मैप एक चीज़ हो गया और अप्लाई एक चीज़ हो गया। अप्लाई जो है वो कॉलम बाई कॉलम या रो बाई रो यूज़ कर सकते हो। अप्लाई मैप जो है ऑन अ होल डेटा फ्रेम आप यूज़ कर सकते हो, उसको मैप करवा सकते हो। ओके, नाउ यहाँ पर क्या हो गया कि लेट्स सपोज हम यहाँ लेते हैं डेटा फ्रेम 1। ठीक है, डेटा फ्रेम 1 आ गया मेरे पास। अब यहाँ पर मुझे ये करना है कि सॉर्ट करना है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर 4 5 6 7 यहाँ पर ऑलरेडी सॉर्टेड है, 1 2 3 4 जो है ये ऑलरेडी मेरे पास सॉर्टेड है। अगर हम डेटा फ्रेम देखें तो यहाँ पर भी 1 2 यहाँ पर डेटा फ्रेम में क्या है मेरा 1 2 3 4 4 5 6 7, तो ये ऑलरेडी मेरा सॉर्टेड है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर कि SUDH है, क्रिस है, हितेश है एंड नवीन है, तो मे बी ये जो है ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अवेलेबल नहीं है। अब मुझे इसको सॉर्ट करना है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर कि डेटा फ्रेम डॉट SORT सॉर्ट। ठीक है, तो सॉर्ट बाई वैल्यूज़ यहाँ पर अगर कर देते हैं और उसके कॉलम का नाम दे देते हैं कि C कॉलम को लो और उसके अकॉर्डिंग जो है वो सॉर्ट करो, तो ये क्या कर देगा, ये अपने आप ही सॉर्टिंग इनिशिएट कर दिया। और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में H पहले आता है, K उसके बाद आता है, N बाद में आता है, उसके बाद फिर S आता है, राइट। तो अपने आप ही ये क्या किया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको सॉर्ट कर दिया। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पर सॉर्ट कर दिया। उसके अंदर आप पैरामीटर लिख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर अगर आपको पैरामीटर लिखना है कि नहीं मुझे सॉर्ट करके दो इन अ असेंडिंग ऑर्डर और मे बी इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आप वो भी वहाँ पर कर सकते हो। सो देयर इज़ नो इशू एट ऑल, आप वहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी यहाँ पर सॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हो। अब लेट्स सपोज कि सॉर्टिंग तो यहाँ पर हो गया। ठीक है, आप यहाँ पर इवन मल्टीपल कॉलम भी डाल सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग ने यहाँ पर डाला कि अच्छा ठीक है इसको सॉर्ट करो बेस्ड ऑन द C कॉलम। सो असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी आपको चाहिए, बेस्ड ऑन दैट यू विल बी एबल टू परफॉर्म अ सॉर्ट ऑपरेशन। अगर आपको चाहिए कि आप इसको सॉर्ट कीजिए बेस्ड ऑन द इंडेक्सेस, तो बेस्ड ऑन इंडेक्सेस भी आप क्या कर सकते हो, बेस्ड ऑन इंडेक्सेस भी आप इसको सॉर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि लेट्स सपोज हम यहाँ पर डेटा फ्रेम लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर डेटा फ्रेम डॉट, ठीक है, सॉर्ट बाई इंडेक्सेस यहाँ पर हम कॉल कर देते हैं, तो मेरे को आउटपुट क्या आ जाएगा, मेरे को आउटपुट आ जाएगा 0 1 2 3, जो पहले वाला आउटपुट ही था। अब यहाँ पर अगर हम कॉल कर देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, असेंडिंग यहाँ पर क्या है, असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स कर देंगे। असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स कर देंगे, ठीक है, फॉल्स यहाँ पर कर दिए।
FALSE, ठीक है, फॉल्स कर दिए तो अपने आप 3 2 1 0 मतलब इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर जो है इंडेक्स के ऊपर ये सॉर्ट कर दिया। तो सॉर्ट बाय वैल्यू भी हम कर सकते हैं कॉलम के वैल्यूज़ के ऊपर, और सॉर्ट बाय हम इंडेक्सेस भी यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। बोथ इज कंप्लीटली फाइन, यू कैन डू जस्ट एनीथिंग दैट यू वांट। तो सॉर्टिंग जो है ये भी हम यहाँ पर परफॉर्म कर पा रहे हैं, इटरेशन जो है वो भी हम यहाँ पर परफॉर्म कर पा रहे हैं, इंडेक्सिंग री इंडेक्सिंग जो है वो भी हम यहाँ पर परफॉर्म कर पा रहे हैं इन अ ईजिएस्ट पॉसिबल वे, ठीक है। उसके बाद फिर लेट्स सपोज कि मेरे पास डेटा फ्रेम है, ठीक है, एक मेरे पास डेटा फ्रेम है, हम यहाँ पर डेटा फ्रेम लेट्स सपोज बना दे रहे हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पर जो डेटा फ्रेम है उसके अंदर हम डिक्शनरी पास कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है यहाँ पर मे बी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन है, बहुत ही डिटेल वाला डिस्क्रिप्शन जो है वो हम यहाँ से उठा ले रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो यहाँ जाएंगे डेटा साइंस के अंदर जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर जाकर हम बहुत ही डिटेल वाला डिस्क्रिप्शन जो है ये उठा लेते हैं यहाँ से। तो इसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ गया, ये हो गया की और ये हो गया पूरा का पूरा मेरा वैल्यूज़, ओके, ठीक है। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं, लेट्स सपोज कि हम लिख देते हैं DF3, तो यहाँ पर अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल्स, ओके, तो इसको कोट्स जो है वो क्लोज करना पड़ेगा, चलिए क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर आ गया वैल्यू एरर, सो इफ़ यूजिंग ऑल स्केलर वैल्यू यू मस्ट पास एन इंडेक्सेस। सो ओके, यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आप पूरा स्केलर वैल्यू यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पर इंडेक्सेस भी जो है वो पास कर दो, ठीक है, वहाँ पर इंडेक्सेस से पास कर दो। यहाँ पर लेट्स सपोज कि हमने ये वाला टेक्स्ट जो है वो ले लिया और इसको रैप कर देते हैं एक लिस्ट के अंदर, ठीक है, इसको रैप कर देते हैं एक लिस्ट के अंदर एक बार में, क्योंकि यहाँ पर ये हमेशा मांगता है, इसको चाहिए वेक्टर टाइप वैल्यूज़, ओके। तो अब मेरा क्या हो गया, अब मेरा यहाँ पर डेटा फ्रेम 3 बन गया, Ctrl+C Ctrl+V, डेटा फ्रेम 3 बन गया। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये सारा का सारा डेटा जो है इसको दिखा नहीं पा रहा है, बहुत सारे डेटा मैंने भर दिए, ठीक है, बहुत लंबा लाइन जो था वो मैंने कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर दिया, आपका जो डेटा साइंस मास्टर का डिस्क्रिप्शन था वो मैंने कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर दिया, तो बहुत ही लंबा ये वैल्यू है और ये दिख नहीं पा रहा है यहाँ पर। तो इसको मुझे देखना है, तो कैसे हम देख पाएंगे, चलिए उसके बारे में बता देते हैं आपको। तो इसको अगर देखना है तो बेसिकली ये टेक्स्ट डेटा के साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप pandas डॉट सेट ऑप्शन करके एक पैरामीटर होता है, ठीक है, एक पैरामीटर होता है, और यहाँ पर आप डिसाइड करते हो कि आपको कितना मैक्सिमम विड्थ दिखाना है कॉलम का। तो यहाँ पर आप कॉल करोगे डिस्प्ले, ठीक है, DISPLAY, सो डिस्प्ले, ठीक है, और डिस्प्ले डॉट आप क्या कॉल करोगे, मैक्सिमम अंडरस्कोर कॉलम विड्थ, WIDTH, कॉलम विड्थ, WIDTH, ओके, कॉलम विड्थ आप यहाँ पर कॉल करोगे, और उसके बाद फिर कॉलम विड्थ आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। लेट्स सपोज आपने बोला 500 दिखाओ, अब एग्जीक्यूट करोगे यहाँ पर, ओके, कुछ तो एरर आ गया, नो सच की डिस्प्ले DISPLAY, ठीक है, डिस्प्ले मैक्सिमम कॉलम विड्थ। अब जब यहाँ पर एग्जीक्यूट करोगे और डेटा फ्रेम कॉल करोगे तब आप देखोगे कि पहले ये पूरा डेटा नहीं दिखा रहा था, राइट, पहले ये पूरा टेक्स्ट डेटा जो था वो नहीं दिखा रहा था मुझे। अब क्या है कि यहाँ पर हमने सेट कर दिया कि 500 जो डेटा है, 500 मतलब जो कैरेक्टर्स है उसको यहाँ पर दिखाओ, तो अब दिखाना शुरू कर दिया है। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पर हम 1000 कर देते हैं, ठीक है, 1000 कर देते हैं, तब ये क्या करेगा, ये 1000 दिखाना शुरू कर देगा। तो यहाँ से बेसिकली हम लोग ट्राई कर रहे हैं कंट्रोल करने का कि जो डेटा के अंदर कितना डेटा वो दिखाए। अगर बहुत ज़्यादा लंबा डेटा हो गया है मेरे पास तो मतलब मैक्सिमम कॉलम विड्थ मेरा कितना होना चाहिए, वो यहाँ पर हम ट्राई कर रहे हैं कंट्रोल करने का। बहुत ही सिंपल सा चीज़, राइट, कि हम ट्राई कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है, इसको इतना कंट्रोल करके रखो आप, और बेसिकली इस टेक्स्ट को आप इस तरह से दिखाओ। तो ये मेरा एक डेटा फ्रेम हो गया, और इसके अंदर इतने सारे डेटा जो हैं वो मेरे पास अवेलेबल हैं, इतने सारे डेटा जो है मेरे पास अवेलेबल हैं इसके अंदर। ओके, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ पर फिर से ये डेटा फ्रेम 3 जो है इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये डेटा फ्रेम 3 जो है ये बन गया, पूरा का पूरा डेटा फ्रेम 3 जो है उठा लेते हैं हम लोग, डेटा फ्रेम 3 जो है यहाँ पर हम लोग उठा लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेरा आ गया की एंड अ वैल्यू पेयर, ठीक है, की एंड अ वैल्यू पेयर आ गया। अब अगर आपको कोई बोले, ठीक है, अगर आपको कोई यहाँ पर बोले कि बेसिकली जो इसके अंदर टेक्स्ट है, लेट्स सपोज कि हम कुछ एक और टेक्स्ट डाल देते हैं इसके अंदर ताकि मल्टीपल टेक्स्ट आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर हम डाल देंगे माय नेम इज़ SUDH करके, ठीक है, एंड देन कुछ एक और टेक्स्ट यहाँ पर हम डाल देंगे, आई यूज़ टू टीच डेटा साइंस।
ओके ठीक है, यहाँ पर डाल दिए। अब यहाँ पर df3 अगर आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है कि ये बड़ा सा डेटा एक हो गया, माय नेम इज SUDH हो गया, आई यूज्ड टू टीच डेटा साइंस हो गया। तो ये मेरे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो गए या मल्टीपल रोज हो गए इन अ सिंगल कॉलम। अब मेरे पास जब मल्टीपल रिकॉर्ड्स या मल्टीपल रोज हो गए इन अ सिंगल कॉलम, अब किसी ने मुझे यहाँ पर बोला कि एक काम करो, इस कॉलम के अंदर जो भी डेटा है उसका लेंथ कितना होगा वो बताओ। उसके बाद फिर इस कॉलम के अंदर उसका लेंथ कितना होगा वो बताओ, इस कॉलम के अंदर जो डेटा है उसका लेंथ कितना होगा वो बताओ। तो ठीक है, ये एग्जाम्पल हम पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पर df3 डॉट हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है, अप्लाई, और उसके बाद फिर यहाँ पर लेंथ बता देंगे, और लेंथ को लेट्स सपोज कि हम स्टोर भी कर ले रहे हैं। ठीक है, तो df3 और यहाँ पर इसको स्टोर कर ले रहे हैं, मे बी एक न्यू कॉलम के अंदर लेंथ। ठीक है, एक न्यू कॉलम के अंदर हम लोग इसको स्टोर कर ले रहे हैं। अब अगर df3 अगर आपको दिखाऊं, ठीक है, तो df3 के अंदर क्या आ गया, ओके, सो df3 और उसके बाद फिर यहाँ पर लेंथ हमने कर दिया, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये आ जाना चाहिए था, बट यहाँ पर ये नहीं आया। ओके, सो df3 ऑफ लिखना भूल गए, डिस्क्रिप्शन कॉलम का लेंथ, क्योंकि एक कॉलम के ऊपर ये अप्लाई होता है। ठीक है, तो df3 और यहाँ पर मुझे लेंथ आ गया कि इसका लेंथ 765 है, टोटल 765 जो है वो आपके कैरेक्टर्स हैं। इसमें यहाँ पर 15 कैरेक्टर है और इसमें यहाँ पर 28 कैरेक्टर है। अब मेरे को यहाँ पर एक और कॉलम बनाना है जहाँ पर मुझे कैरेक्टर नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि लेंथ फंक्शन जो है वो तो आपको कैरेक्टर दे दे रहा है, मुझे कैरेक्टर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि कितने वर्ड्स हैं इसके अंदर। ठीक है, कितने वर्ड्स हैं वो चाहिए। ठीक है, ये सारे के सारे कितने वर्ड्स अवेलेबल हैं मेरे को वो काउंट करना है इसके अंदर, और इसके अंदर मुझे डालना है। तब हम क्या करेंगे, तो बेसिकली उसके लिए भी हम लोग सेम अप्लाई फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर df एंड उसके बाद फिर यहाँ लिख देंगे न्यू कॉलम का नाम। ठीक है, न्यू कॉलम का नाम कि वर्ड अंडरस्कोर काउंट, वर्ड अंडरस्कोर COUNT काउंट यहाँ पर कर देंगे। अब वर्ड काउंट यहाँ पर कर देंगे और उसके बाद फिर लिख देंगे यहाँ पर कि df और उसके बाद फिर डिस्क्रिप्शन कॉलम हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन कॉलम हो गया, और इसके अंदर डिस्क्रिप्शन कॉलम डॉट अप्लाई कर देते हैं, APPLY अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। अब अप्लाई के अंदर हम अपना एक्सटर्नल फंक्शन जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि ये पूरे के पूरे वर्ड को काउंट करेगा, क्योंकि लेंथ फंक्शन जो था वो तो टोटल कैरेक्टर काउंट कर रहा है, या जो भी स्पेस ले रहा है उसको भी मिलाकर वो काउंट कर रहा है। ठीक है, जो भी चीज़ है उसको मिला के काउंट कर रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली एक फंक्शन होता है। ठीक है, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक टेक्स्ट T अवेलेबल है, कुछ आउटसाइड टेक्स्ट ले लेते हैं तब आपको दिखाते हैं क्या होता है उसके अंदर। तो यहाँ पर क्या होता है कि लेट्स सपोज कि मेरे पास ये टेक्स्ट अवेलेबल है। ठीक है, ये टेक्स्ट यहाँ पर अवेलेबल है और एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, एज अ स्ट्रिंग जो है मेरे पास एक टेक्स्ट जो है वो अवेलेबल है यहाँ पर। अब आपको कोई बोले कि बेसिकली इसमें कितने वर्ड अवेलेबल हैं उसको निकालो, तो क्या करोगे आप, T डॉट आप स्प्लिट लिखोगे। ठीक है, T डॉट आप लिख दोगे डॉट स्प्लिट, ये स्ट्रिंग है तो इसके लिए आप लिख दोगे SPLIT स्प्लिट करके। ठीक है, स्प्लिट कर दोगे, एग्जीक्यूट कर दोगे। तो ये करता क्या है कि जहाँ भी ये स्पेस देखेगा, बाय डिफ़ॉल्ट स्प्लिट क्या करता है कि बेस्ड ऑन द सेपरेटर। अब सेपरेटर क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर स्पेस होता है, तो जहाँ भी ये स्पेस देखेगा उसके बाद के डेटा को अपने आप को कंसिडर कर लेता है एज अ सिंगल वर्ड। तो ये क्या किया स्प्लिट कि ये सारे के सारे वर्ड को स्प्लिट कर दिया 1 by 1 एंड यहाँ पर सारे वर्ड मेरे रिटर्न में आ गए इन अ लिस्ट। ठीक है, तो अगर इसका आप लेंथ निकालोगे, ठीक है, इसका अगर आप लेंथ निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितने वर्ड थे। ठीक है, तो 6 वर्ड हैं बेसिकली, 1 2 3 4 5 6। तो यही सेम काम हमको करना है इवन यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ पर भी सेम काम करना है, तो मे बी हम यहाँ पर लिख देंगे लैम्डा, या आउटसाइड फंक्शन भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद फिर हम लोग क्या कर देंगे कि लेंथ ऑफ, ठीक है, लेंथ ऑफ x ऑफ क्या कर देंगे स्प्लिट। स्प्लिट कि पहले उसको स्प्लिट करो, तो स्प्लिट क्या करेगा, मेरे को रिटर्न दे देगा इन अ फॉर्म ऑफ लिस्ट। और उसके बाद फिर क्या करो यहाँ पर, उसके बाद फिर बेसिकली आप इसको कर दो, स्प्लिट कर दो पहले तो, और स्प्लिट करके उसमें लेंथ निकाल दो, मतलब लिस्ट का लेंथ निकाल दो। तो एग्जीक्यूट करेंगे तो ठीक है, एरर आ गया, एरर की डिस्क्रिप्शंस यहाँ पर। DESC जो है बोल रहा है कि इसके पास अवेलेबल नहीं है। ओके, df3 होना चाहिए था, यहाँ पर हमने लिख दिया df, तो df3 हो गया, और उसके बाद फिर अभी इसको डिस्क्रिप्शन भी दिख जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो अनमैच्ड यहाँ पर दिखा रहा है, तो कहीं तो गड़बड़ हुआ है। ओके, ठीक है, फिक्स्ड। अब यहाँ पर क्या हो गया, सीरीज ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट अप्लाई,
तो अप्लाई भी ly 2 बार हो गया है, एग्जीक्यूट। अब यहाँ पर df3 अगर कॉल करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है कि 104 वर्ड हैं, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर 765 हैं और 104 जो है आपके वर्ड हैं। इसके अंदर आपके 4 वर्ड हैं, 1 2 3 4 दिख रहा है। इसके अंदर आपके 6 वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरह से मेरे को वर्ड निकाल के दे दिया। तो स्प्लिट क्या करता है, स्प्लिट आपको रिटर्न करता है एज अ लिस्ट। कोई भी आप लाइन डालो उसके अंदर तो आपको लिस्ट रिटर्न करेगा और वहाँ पर उसको स्पेस के हिसाब से वो सेपरेट कर देगा। स्प्लिट के अंदर आप अपना सेपरेटर भी डाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि कोई और सेपरेटर के हिसाब से हम सेपरेट करें तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ अ स्प्लिट। ओके, तो ये वाला जो हो गया ये टेक्स्ट डेटा के साथ बेसिकली आपका कस्टमाइजेशन हो गया। तो टेक्स्ट डेटा के साथ आप खेल सकते हो, उसको कस्टमाइज कर सकते हो, जो चाहो आप वहाँ पर ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर क्या करते हैं कि लेट्स सपोज हम ले लेते हैं डेटा फ्रेम, ठीक है। ये डेटा फ्रेम हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब हम लोग ऑलरेडी पता है कि अगर जस्ट रिकैप कर लेते हैं एक बार कि हम लोग को ऑलरेडी पता है कि अगर मुझे बी कॉलम सेलेक्ट करने हैं या फिर ए कॉलम सेलेक्ट करने हैं या फिर ए बी सेलेक्ट करने हैं तो इन ईजिएस्ट पॉसिबल वे हम लोग उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ए कॉलम सेलेक्ट करना है, ओके, हो गया इन अ फॉर्म ऑफ सीरीज। अब इसको चाहिए मुझे इन अ फॉर्म ऑफ डेटा फ्रेम, तो इसको आप पास करेंगे लिस्ट के अंदर, तो एज अ फॉर्म ऑफ डेटा फ्रेम भी हो गया यहाँ पर सिलेक्शन। अगर मुझे 2 कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। अगर मुझे सेलेक्ट करने हैं बेस्ड ऑन द रो तो हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट करो किसको, 0th रो को सेलेक्ट करो, ठीक है। सॉरी, सो यहाँ पर सीरीज और उसके बाद फिर 0th को सेलेक्ट करो। तो ये यहाँ पर रो कॉलम ए एंड रो 0, तो यहाँ पर ये भी सारा कुछ सिलेक्शन आराम से हो जाएगा विच यू कैन डू राइट इन ईजिएस्ट पॉसिबल वे। उसके अलावा आप आई लॉक ऑन लॉक भी यूज़ कर सकते हो। तो हम लोगों ने ऑलरेडी आई लॉक और लॉक जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। ऑल ऑफ दोज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी फिर से यहाँ पर डेटा फ्रेम उठा लेते हैं, ठीक है, सेम वाला। अब इसके ऊपर देखते हैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल फंक्शन के बारे में, ठीक है। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग जो है वो तो ऑलरेडी आप जानते ही हो। अब यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल फंक्शन के बारे में कि यहाँ पर मेरा डेटा फ्रेम एक है, कॉलम ए है, कॉलम बी है, कॉलम सी है। अब ए कॉलम के अंदर जो भी मेरे पास डेटा अवेलेबल है, ठीक है, उसका एवरेज क्या है। ए कॉलम के अंदर जो भी डेटा अवेलेबल है उसका एवरेज क्या है। तो डेटा फ्रेम डॉट हम लोग क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले तो कॉलम ए और उसके बाद फिर यहाँ पर लिख देंगे मीन, MEAN, मीन यहाँ पर लिख देंगे। तो ये क्या करेगा, आपका कॉलम ए के अंदर जो भी डेटा अवेलेबल है उसका एवरेज 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आपको एवरेज निकाल के दे दिया। अब इसमें एवरेज ही सिर्फ नहीं निकाल सकते हो, बहुत सारे चीज़ जो है, बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो आप कर सकते हो इन अ ईजिएस्ट पॉसिबल वे। सो ऑलमोस्ट जितना भी स्टैटिस्टिकल फंक्शन होता है, सारे के सारे स्टैटिस्टिकल फंक्शंस आर अवेलेबल फॉर अ पर्टिकुलर डेटा फ्रेम और फॉर अ पर्टिकुलर सीरीज आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर आपको चाहिए कि अच्छा मीन हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर मुझे मीडियन निकाल के दे दे, तो मीडियन भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो मीन हो गया, उसका मीडियन हो गया। अगर आपको चाहिए कि मुझे यहाँ पर मोड निकाल के दे दे तो आपको मोड भी यहाँ पर निकाल के दे देगा। तो जो भी स्टैटिस्टिक्स में आप आगे जाके पढ़ने वाले हो तो अगेन ये यहीं पर से आप निकाल सकते हो, मीन मीडियन। उसके बाद फिर हम यहाँ पर मोड कर दिए तो आपको मोड निकाल के दे दिया ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो मोड बेसिकली आपको बताता है फ्रीक्वेंसी के बारे में, मीडियम बताता है आपको मिडिल एलिमेंट के बारे में और मीन जो है वो आपको बताता है हमेशा एवरेज के बारे में। तो मीन मीडियन मोड ये सारा कुछ निकाल के आपको दे दिया। अब मुझे चाहिए कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ठीक है। तो एसटीडी मार दो आप, तो यहाँ पर आपको दे देगा स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में कि ये पूरा का पूरा कॉलम ए में जो डेटा है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली क्या है, मतलब डिस्पर्सन फ्रॉम अ मीन इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद फिर आपको चाहिए बेसिकली कि लाइक जो कॉलम है उसमें पूरा का पूरा डेटा है उसका सम क्या है, ठीक है। जितने भी डेटा अवेलेबल है कॉलम के अंदर उसका सम क्या है, तो सम भी आप निकाल सकते हो। तो आप क्या कर दोगे, डॉट सम कर दोगे, तो सम भी मेरा यहाँ पर निकल गया। तो 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 1 + 2 3, 3 + 3 इज इक्वल टू 6, 4 इज इक्वल टू 10। सो 10 भी मुझे यहाँ पर आ गया। अब चाहिए आपको कि मिनिमम और मैक्सिमम निकालें इस कॉलम के लिए, ठीक है। इस कॉलम के लिए हम निकालें यहाँ से मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो सब सारा स्टैटिस्टिकल फंक्शन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर हम निकाल दिए मीन, लेट्स सपोज, ठीक है, कि मिनिमम मुझे चाहिए कि इस कॉलम में मिनिमम क्या है, तो मिनिमम 1 है। अब मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं हम यहाँ पर। तो डेटा फ्रेम डॉट यहाँ पर हम लिख देंगे मैक्स, तो मैक्स भी निकल गया। तो जितने भी स्टैटिस्टिकल फंक्शन बेसिकली आप सुने होंगे, सारा का सारा चीज़, भले वो को रिलेशंस हो, को वेरियंस हो, ठीक है, भले वो वेरियंस हो, सिर्फ सब का सब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर हियर। सो वेरियंस निकालना है तो वेरियंस भी आप यहाँ पर निकाल दिए।
ईच एंड एवरी स्टैटिस्टिकल फंक्शन यू कैन ट्राई टू अप्लाई ऑन अ पर्टिकुलर डेटा फ्रेम, और वहाँ से आप निकाल सकते हो इन अ ईजिएस्ट पॉसिबल वे। सारे के सारे फंक्शन, सारे के सारे मेथड जो है वो दिए हुए हैं। अब डिपेंड करता है कि बेसिकली मेरा डेटा जो है वो किस टाइप का है। तो इतने हजारों तरह के फंक्शन जो है वो आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, और किसी भी फंक्शन को आप यूज़ करके यहाँ पर डेटा निकाल सकते हो। ओके, चलिए ये तो हो गया मेरे पास स्टैटिस्टिकल फंक्शन के लिए, कि स्टैटिस्टिकल फंक्शन मेरे पास जो भी है उससे हम कैसे कोई भी चीज़ को कैलकुलेट करें या कोई भी चीज़ को यहाँ से निकालें। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कुछ एक और यूज़ केस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर एक और हम डेटा फ्रेम बनाएंगे, पंडास डॉट डेटा फ्रेम यहाँ पर बना लेंगे, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि लेट्स सपोज मेरे पास कॉलम ए है, और उसके अंदर जो है डेटा मेरे पास 3,4,2, 3,4,5, 2, 1, 3, इस तरह से हम लोग एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं, ठीक है। सो ये डेटा फ्रेम हम नाम रख देते हैं इसका 4। तो ये मेरा डेटा फ्रेम यहाँ पर बन जाएगा। थोड़ा सा इशू है आई थिंक, ओके, इसको बेसिकली डालना था मुझे कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। तो चलिए डेटा फ्रेम 4 जो है ये मेरा यहाँ पर बन गया, डिक्शनरी से मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया डेटा फ्रेम के अंदर। ओके, ठीक है, वैल्यू यहाँ पर है और उसका इंडेक्सेस जो है वो यहाँ पर है। अब थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है, विंडोइंग फंक्शन के बारे में, कि विंडोइंग फंक्शन बेसिकली क्या होता है आपके सिलेबस के हिसाब से। तो विंडोइंग फंक्शन क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आपका विंडोइंग फंक्शन थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि डेटा फ्रेम df4, ठीक है, df4 ऑफ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, लेट्स सपोज कि a। तो df4 ऑफ a मेरे पास सेलेक्ट हो गया, मतलब ये पूरा का पूरा डेटा मेरे पास सेलेक्ट हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर हम कॉल कर लेते हैं रोलिंग। तो रोलिंग जो है एक फंक्शन है, एज अ फंक्शन अवेलेबल है आपके पंडास के अंदर। तो रोलिंग हो गया। अब रोलिंग के अंदर अगर आप जाओगे और देखोगे तो रोलिंग क्या करता है, प्रोवाइड अ रोलिंग विंडो कैलकुलेशन, और यहाँ पर पैरामीटर है आपका विंडोज़, ठीक है। तो विंडो, टाइम डेल्टा, बेस ऑफसेट, बेस इंडेक्सर, ये सारे के सारे फंक्शन। अब करता क्या है ये रोलिंग, ठीक है, प्रोवाइड अ रोलिंग विंडो कैलकुलेशन। तो चलिए देखते हैं ये बेसिकली क्या करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट अगर विंडोज़ का वैल्यू देखें यहाँ पर, ठीक है, विंडोज़ इंट ऑफसेट बेस इंडेक्सर सब क्लास साइज ऑफ द मूविंग विंडोज़। तो यहाँ पर क्या है कि बाय डिफॉल्ट लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर विंडोज़ का साइज जो है, ठीक है, विंडो इज इक्वल्स टू हम यहाँ पर दे देते हैं 2 लेट्स सपोज, और उसके बाद फिर लिख देते हैं यहाँ पर मीन, MEN मीन लिख देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, जैसे ही हमने विंडो लिखा 2, अब इसको फिर से एक बार कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं विंडो इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और फिर से यहाँ पर एक लिख देते हैं विंडो इज इक्वल्स टू बेसिकली 3, ठीक है, ताकि आप वो कंपैरिजन कराने में जो है वो इजी रहे। इसको 2 लिख देते हैं और पहले वाले को 1 लिख देते हैं। तो 1 2 3 हो गया मेरे पास, ठीक है, रोलिंग विंडो। तो यहाँ पर विंडो साइज जो है वो मैंने लाइक 1 दिया है एक जगह मैंने यहाँ पर 2 दिया है, और एक जगह मैंने यहाँ पर 3 दिया है। अब रोलिंग विंडो में बेसिकली, और उसके बाद मैंने लिखा है कि एवरेज निकालो, ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है एवरेज निकालो। और जो मेरा ओरिजिनल डेटा सेट है, ठीक है, उसमें क्या है, 3 है, देन 4 है, देन 5 है, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे पास 2 है, 1 है, 3 है, 4 5 6 है। तो 2 1 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो जब आप विंडो साइज 1 देते हो, ठीक है, विंडो साइज जब आप 1 देते हो तब यहाँ पर सेम का सेम डेटा यहाँ पर प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है, देयर इज नो डिफरेंसेस एट ऑल। जब यहाँ पर हम दिए विंडो साइज इक्वल टू 2, ठीक है, विंडो साइज इज इक्वल टू जब हमने 2 दिया तब देखिए ये क्या कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर विंडो साइज जब आपने 2 दिया तो ये पहला वाला डेटा जो है वो लेगा। तो ध्यान से इसको देखिएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, कुछ बड़ा चीज़ नहीं है ये वाला। तो ये है मेरा ओरिजिनल डेटा। लेट्स सपोज जब विंडो साइज आपने 2 दिया तो इसको मतलब चाहिए 2 डेटा। तो पहला वाला के पास जाएगा ये और बोलेगा कि ठीक है 2 डेटा का एवरेज निकालो। बट ये जो है ये हमेशा देखता है कि इसके पहले कोई डेटा है कि नहीं है। तो इसके पहले तो NN है, कोई डेटा ही नहीं है इसके पहले। तो NN प्लस इसका मीन अगर निकालेगा तो क्या हो जाएगा, उसका NN हो जाएगा, ठीक है। तो NN यहाँ पर लगा दिया। अब ये जाएगा दूसरे वाले डेटा के पास, ठीक है। अब इसको बोला कि तुम मेरे को विंडो साइज 2 पर मीन निकाल के दिखाओ। तो क्या करेगा, ये पहले वाले के पास जाएगा। तो 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब एवरेज निकाल लिया, ठीक है। तो 3 + 4 = 7 डिवाइडेड बाई 2 = 3.5। अब ये आएगा इसके पास, ठीक है, ये 5.0 के पास आएगा, ठीक है, 5 पॉइंट के पास आ गया। अब बोलेगा कि इसका मेरे विंडो साइज 2 मतलब 2 डेटा लो, ठीक है, तुम खुद लो और उसके पहले वाला एक और लो। तो यहाँ पर 5 + 4 हो गया, 5 + 4 और उसका एवरेज कितना हो जाएगा, तो 5 + 4 = 9, 9/2 = 4.5, ठीक है। उसके बाद फिर 5 + 2 7 हो गया, 7/2 = 3.5। उसके बाद फिर यहाँ पर 2 + 1 = 3, 3/2 = 1.5, ठीक है। उसके बाद फिर 1 + 3
4 बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि ये विंडो साइज ले रहा है, मतलब दो दो डेटा को लेते जा रहा है और उसके बाद फिर क्या निकाल रहा है, एवरेज निकाल रहा है। अब यहाँ पर आप सम दे सकते हो, एवरेज दे सकते हो, जो यहाँ देना चाहो मैथमेटिकल फंक्शन वहाँ पर ये लगा सकते हो। तो ये हो गया आपका बेसिकली रोलिंग विंडो। मतलब बेसिकली आप यहाँ पर डिफाइन कर रहे हो कि कितना यूनिट ऑफ डेटा लेके, ठीक है, और मुझे नेक्स्ट वाला डेटा जो है वो डिराइव करना है, उसके साथ कर रहा है। अब विंडो इज इक्वल टू होगा 3 होगा, ठीक है, विंडो इज इक्वल टू 3 होगा तो ले लीजिए आप डेटा फ्रेम 4, ठीक है, मैं दिखा देता हूं आपको यहां पर। अब विंडो इज इक्वल टू अगर 3 होगा तो पहला वाला लिया, उसके पहले वो 2 और डेटा मांगेगा, है ही नहीं, ठीक है, तो nn हो गया। अब दूसरा लिया, उसके पहले 2 चाहिए उसको डेटा, तो एक ही डेटा अवेलेबल है क्योंकि विंडो साइज इक्वल टू 3 है तो 3 उसको डेटा चाहिए एट अ पॉइंट ऑफ अ टाइम, ठीक है। तो यहां पर फिर से आपका nn आ गया। उसके बाद फिर जब ये 5 के पास आएगा, ठीक है, जब ये 5 के पास आएगा तब मांगेगा कि इसको मिला के उसको 3 डेटा चाहिए, टोटल 3 डेटा चाहिए इसको 5 के पास, ठीक है। तो ठीक है, तब वो एवरेज निकालेगा, मतलब तभी वो मीन करेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 + 4 9, 9 + 3 इज इक्वल्स टू 12 हो गया, और 12 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, रोलिंग साइज आपका 3 है, विंडो साइज आपका 3 है, तो 12 डिवाइडेड बाई 3 जो उसका एवरेज होगा, तो 12/3 इज इक्वल टू 4 हो गया। तो ये हो गया। उसके बाद फिर आगे बढ़ेगा, तो उसके बाद फिर जाएगा आपके नेक्स्ट वाले के पास। अब नेक्स्ट वाले के पास जाके बोलेगा कि अच्छा ठीक है, आपने लिया था 5 से, उसके बाद फिर आप 2 से लो, तो 2 5 4, तो 5 2 7 7 4 इज इक्वल टू 11, 11/3 इज इक्वल टू 3.66, तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर जाएगा नेक्स्ट वाले के पास और 1 के पास जाएगा। अब बोलेगा इसका रोलिंग साइज 3 है, तो 1 + 2 + 5, ठीक है, तो 8 हो गया, 8/3 इज इक्वल टू आपका बेसिकली 2.6 हो गया, तो 2.66 यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर जाएगा वो नेक्स्ट वाले के पास, ठीक है, तो बोलेगा 3 + 1 + 2, तो 3 2 5 और 1 6, 6/3 इज इक्वल टू 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 आपका आ गया। तो इस तरह से क्या है कि विंडो का सिंपल मतलब ये होता है कि कितना डेटा पर आप एक बार में कैलकुलेशन कर रहे हो, और रोलिंग का मतलब ये होता है कि रोल करते जाएगा, जैसे रोलिंग पेपर आप रोल करते हो ना, ठीक है, कि रैप होते जाता है, तो उस तरह से ये रोल करते जाएगा, मतलब आगे मूव करते जाएगा, चक्का जो है वो चलते जाएगा, और हर बार चक्का चलने पर वो हमेशा एक्सपेक्ट करेगा कि उसका विंडो साइज 3 रहे और उस पर वो कैलकुलेशन जो भी आपने लिखा है वो करे। तो ये होता है बेसिकली विंडोइंग फंक्शन, ठीक है। और रोलिंग जो होता है वो ये होता है इनसाइड अ पंडास। तो यहाँ पर आप चाहो तो आप अभी मीन निकाल रहे हो, आप चाहो तो यहाँ पर सम निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मीन के जगह आप लिख दो सीधी SUM सम करके, तो आपको सम आ जाएगा रोलिंग विंडो साइज 3 के ऊपर। तो वही 3 डेटा वो ले रहा है और लेके उसके बाद फिर ये समेशन निकाल रहा है। लास्ट बार हम लोग उसका एवरेज निकाल रहे थे, इस बार हम लोग उसका समेशन निकाल रहे हैं। तो रोलिंग विंडो जो है इस तरह से आपका काम करता है एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम, और इसको एक हम लोग बोलते हैं बेसिकली विंडोइंग, ठीक है। तो विंडोइंग फंक्शन जो होता है पंडास के अंदर ये होता है। उसके बाद फिर यहाँ पर मेरा रोलिंग विंडो हो गया, यहाँ पर हम सम कर लिए। अब सम के अलावा मेरे को रोलिंग विंडो में लेट्स सपोज कि अगर चाहिए यहाँ पर मिनिमम, ठीक है, तो वही हो जाएगा, मिनिमम भी आपको दे देगा। अगर इसमें चाहिए मुझे मैक्सिमम, ठीक है, रोलिंग विंडो में तो हर बार वो 3 सेलेक्ट करेगा और उसी में से मीन निकालेगा, उसी में से आपका मैक्स निकाल लेगा, ठीक है। विंडो साइज आपको जो देना है आप यहाँ पर वो दे सकते हो। तो मिनिमम निकल गया, मेरा मैक्सिमम निकल गया। उसके बाद फिर हम चाहेंगे अगर कि मेरा कम्युलेटिव सम निकले यहाँ पर, तो कम्युलेटिव सम भी आपको यहाँ पर निकाल के दे देगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल डेटा फ्रेम A हो गया, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं कम सम, SUM कम्युलेटिव सम। तो यहाँ पर कम्युलेटिव सम भी जो है वो भी आपका निकल के आ जाएगा। सो यहाँ पर डेटा फ्रेम अगर 4 दिखाऊं आप लोगों को, तो यहाँ पर कम्युलेटिव सम क्या होता है, 3 + 4, ठीक है, पहले 3 हुआ, 3 के आगे कुछ नहीं है, देन 3 + 4 7 हुआ, तो यहाँ पर 7 दे दिया। उसके बाद फिर आपका क्या हुआ, 7 + 5 क्या हुआ, 12 हो गया, तो 12 यहाँ पर दे दिया। उसके बाद फिर 12 + 2 क्या हुआ, 14 हुआ, तो 14 हो गया। तो इसको बोलते हैं कम सम, कम्युलेटिव सम, मतलब ऊपर से वो सम करते 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 नेक्स्ट वाला जो डेटा होगा वो पिछले वाले जो समेशन है उसके इक्विवेलेंट, पिछले वाले डेटा के साथ सम करके आपको फाइनल वाला डेटा दे रहा है। मतलब जो नेक्स्ट डेटा आपका जनरेट हो रहा है वो बेसिकली समेशन ऑफ प्रीवियस डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको कम्युलेटिव सम जो है वो दे देगा। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ लिया बेसिकली विंडोइंग फंक्शन के बारे में। तो ये सारे के सारे बेसिकली आते हैं आपके विंडो फंक्शन के बारे में, जो कि एक विंडो के अंतर्गत काम करते हैं, ठीक है, एक छोटा सा स्पैन उसके अंदर काम करते हैं, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज विंडोइंग फंक्शन। अब चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग डेट फंक्शनैलिटी के बारे में, ठीक है, कि पाइथन पंडास में बेसिकली क्या होता है हम लोगों का डेट फंक्शनैलिटी। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ डेट के साथ हम लोग खेल रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा एक चीज़ करते हैं कि पंडास डॉट यहाँ पर डेट रेंज करके एक फंक्शन अवेलेबल है पंडास के अंदर,
ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग डेट रेंज के अंदर अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट डेट का ये होता है और उसके बाद फिर एंड डेट भी देना होता है। तो लेट्स सपोज कि स्टार्ट हमने यहाँ पर क्या किया, स्टार्ट जो है, ठीक है, स्टार्ट इज इक्वल्स टू हमने लिख दिया कोई एक डेट, जो आपका क्लास स्टार्ट का डेट था वो लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। तो 2023 और उसके बाद फिर 4th मंथ हो गया, डे हम लिख देते हैं 23rd, इस तरह से कुछ करके हमने लिख दिया। और उसके बाद फिर यहाँ पर हम लिख देंगे एंड डेट, ठीक है, एंड डेट हम यहाँ पर लिख देंगे। अब एंड डेट यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो अगेन 2022 ये 4 था, ठीक है, तो हमने मंथ यहाँ पर कर दिया 6 लेट्स सपोज। तो स्टार्ट डेट और एंड डेट जो है ये हमने यहाँ पर कर दिया और यहाँ पर लिख देंगे इसको वेरिएबल को डेट। अब डेट को आप कॉल करोगे कभी भी इस वेरिएबल को, ठीक है, तो ये अपने आप करता क्या है, ठीक है, अपने आप करता क्या है, तो जो भी इस डेट से इस डेट के बीच का डेट है, डेट रेंज करता क्या है, तो जैसे कि रेंज फंक्शन क्या करता है, आपका डेटा जनरेट करता है। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या अवेलेबल है, डेट रेंज अवेलेबल है, जो क्या कर रहा है मेरे लिए, डेटा जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो रेंज फंक्शन आपने पढ़ा था ऑलरेडी, तो रेंज फंक्शन के अंदर अगर 10 लिख दिए तो 0 to 9 प्रोड्यूस करता है वो। तो उसी तरह से यहाँ ये क्या करता है कि हम स्टार्ट डेट दे रहे हैं, एंड डेट दे रहे हैं, तो ऑन अ डे बाय बेसिस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू डे, वो पूरा का पूरा डेट जनरेट कर देगा इन बिटवीन स्टार्ट और एंड डेट, ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ स्टार्ट एंड इंक्लूसिव ऑफ एंड डेट। तो अपने आप यहाँ पर ये जनरेट कर दिया। अब इसको अगर मुझे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको अगर डेटा फ्रेम में मुझे कन्वर्ट करना है तो ये डेट रेंज एज अ लिस्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हम क्या करेंगे यहाँ पर कि पंडास डॉट, ठीक है, पंडास डॉट और उसके बाद फिर हम यहाँ पर लिख देंगे डेटा फ्रेम, पंडास डॉट डेटा फ्रेम, और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि डेट जो है, ठीक है, एक बना लेते हैं यहाँ पर बेसिकली डिक्शनरी डेट एज अ कॉलम नेम बना लेते हैं हम, ठीक है, डेट एज अ कॉलम नेम, एंड देन यहाँ पर ये वाला डेट जो है ये डेट हम दे देते हैं और ये हो गया df_date, ठीक है। इस डेटा फ्रेम को लग देते हैं हम नाम df_date। तो df_date अगर आप चेक करोगे तो ये मेरा बन गया एक डेटा फ्रेम, ठीक है, ये एक पूरा डेटा फ्रेम बन गया जहां पर हमने बेसिकली डेट जनरेट कर दिया। तो डेट जो भी आपको जनरेट करना है आप सिंपल डेट रेंज फंक्शन उठा लो और फिर उसको आप यूज़ करके डेट जनरेट कर सकते हो एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम, उसमें कोई इशू नहीं है। उसके अलावा लेट्स सपोज, ठीक है, उसके अलावा लेट्स सपोज कि यहाँ पर हम डेट रेंज तो जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर लेट्स सपोज कि हम एक डेटा फ्रेम बना रहे हैं पंडास डॉट डेटा फ्रेम, तो ये हुआ डेट जनरेट करने का। अब उसके बाद फिर लेट्स सपोज कि यहाँ पर हम एक डिक्शनरी ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर एक हम डिक्शनरी ले लेते हैं जिसमें की जो है वो डेट है और वैल्यू जो है, ठीक है, लिस्ट के अंदर आपके डेट्स अवेलेबल हैं बट इन अ स्ट्रिंग फॉर्मेट, ठीक है। तो डेट अवेलेबल है बट वो किस में अवेलेबल है, किस फॉर्मेट में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपके डेट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं लेट्स सपोज, ठीक है, आपके स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेट्स जो है यहाँ पर अवेलेबल हैं। हमने इस डेट को ही कॉपी कर लिया यहाँ से, ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेट अवेलेबल है। अब यहाँ पर डेटा फ्रेम लेट्स सपोज कि हम 7 कर देते हैं इसको नाम, ओके, डेटा फ्रेम 7। सो df7 अगर आपको दिखाएंगे तो यहाँ पर बेसिकली ये सारे भी डेट्स ही अवेलेबल हैं, ठीक है। बट यहाँ पर अगर डेटा फ्रेम 7 का डी टाइप अगर चेक करें, ठीक है, डी टाइप से अगर यहाँ पर चेक करें तो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट है, मतलब ये जो कॉलम है इसके जो डेटा है ये डेट नहीं है बेसिकली। उसी जगह पर अगर इसका आप चेक करोगे, ठीक है, इसका अगर आप चेक करोगे डी टाइप्स, ठीक है, DTYPES, ठीक है, .DTYPES अगर आप चेक करोगे तो ये क्या दिखाएगा, ये डेट टाइम दिखाएगा, ठीक है, ये डेट टाइम दिखाएगा 9 सेकेंड। तो ये आपको दिखाएगा डेट टाइम क्योंकि ये डेट जनरेट हुआ है, ये प्रॉपर डेट है। बट ये क्या है मेरा, ये बेसिकली स्ट्रिंग है, ये सारा का सारा क्या है मेरा स्ट्रिंग है, ठीक है, इसलिए ये दिखा रहा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर लेट्स सपोज कि ये डेटा अवेलेबल है, ठीक है, अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है, सारे के सारे डेटा को जो स्ट्रिंग में है उसको डेट टाइम में कन्वर्ट करना है, ठीक है, डेट टाइम में कन्वर्ट करना है। तो ये अभी स्ट्रिंग में अवेलेबल है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है डेट टाइम में। तो हम कैसे वहाँ पर कन्वर्ट करेंगे डेट टाइम में, चलिए उसको देखते हैं। तो इसी डेटा फ्रेम में df7 के अंदर एक और हम कॉलम बना लेते हैं। तो इसमें एक कॉलम है, अभी तक डेट कॉलम है, एक और कॉलम बना लेते हैं, ठीक है, कि अपडेटेड अंडरस्कोर डेट करके एक और कॉलम बना लेते हैं। अब इसको मुझे अगर डेट टाइम में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो पंडास डॉट यहाँ पर आप कर लीजिएगा टू डेट टाइम,
ठीक है, टू डेट टाइम जो है वो आपके पास आ जाएगा और इसके अंदर आप डाल दीजिए सीधे सीधी डेटा फ्रेम 7 ऑफ क्या, तो जो कॉलम का नाम है, ठीक है, कॉलम का नाम है। तो यहाँ पर अगर आप अब df7 आप चेक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर अपडेटेड डेट और अब चेक करो आप इसके डेटा टाइप को, ठीक है, df7.dtypes। तो यहाँ पर क्या दिखा दिया, इसका टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है, बट ये क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गया। तो टू डेट टाइम क्या करता है कि आपका जो भी स्ट्रिंग डेट फॉर्मेट है, बहुत बार क्या होता है कि जब आप फाइल रीड करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग डेट फॉर्मेट ही लेता है, ठीक है, सो स्ट्रिंग डेट फॉर्मेट ही लेता है। बट इस केस में क्या होगा कि हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, इन अ डेट टाइम, टू डेट टाइम। तो टू डेट टाइम क्या करता है, वो हमेशा कन्वर्ट करता है एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम। अब क्या करना है कि इसी डेटा फ्रेम में मुझे एक और कॉलम बनाना है जहां पर मुझे मंथ को सेपरेट रखना है, सिर्फ वहां पर मंथ होना चाहिए। इस डेटा फ्रेम के अंदर ही मुझे एक ऐसा चीज करना है जहां पर सिर्फ और सिर्फ मंथ हो, सिर्फ और सिर्फ डे हो और सिर्फ ईयर हो। तो मुझे एक नया कॉलम 3 बनाना है जहां पर एक में ईयर, एक में मंथ और एक में डे हो, ठीक है, मुझे इस तरह से करना है। तो कैसे करेंगे हम, चलिए देखते हैं, बहुत इजी है ये वाला। तो df7 और उसके बाद फिर इसको बना देते हैं ईयर, YAR, ईयर करके एक कॉलम बना लेते हैं df7 में। अब ईयर कैसे हम निकालेंगे इसके अंदर से, तो कुछ नहीं, df ऑफ, ठीक है, df ऑफ जो अपडेटेड डेट है, क्योंकि ये डेट टाइम में ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, जो अपडेटेड डेट कॉलम है मेरा, इसमें डॉट हम क्या लिख देंगे, डॉट हम लिख देंगे dt, ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पर मेरा डेट वाला जो कॉलम है, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे dt.day। तो चलिए लिख देते हैं, यहाँ पर आ गया की एरर अप, ओके, तो यहाँ पर मेरा क्या आ रहा है, अपडेटेड डेट, यहाँ पर कुछ इशू है, ओके, सॉरी, df7 यहाँ पर करना था .dt, ठीक है, डेट टाइम डॉट ईयर यहाँ पर करना था, एग्जीक्यूट कर दिए। अब यहाँ पर आप df7 अगर चेक करोगे, ठीक है, df7 चेक करोगे तो यहाँ पर ईयर का एक कॉलम बन गया है और उस ईयर के कॉलम में क्या है, 2023 लिखा हुआ है। उसी तरह से अगर मुझे एक कॉलम बनाना है बेसिकली डे का, एक डे का अलग से कॉलम बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पर dt डॉट आप क्या कर दोगे, डे कर दोगे, एग्जीक्यूट। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, आपका एक और कॉलम बन गया जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डे निकाला हुआ है, ठीक है, 23, 22, 20 डे निकाल दिया। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मंथ भी निकालने हैं, ठीक है, मंथ निकाल के मुझे उसको अलग दिखाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक और कॉलम बना लेंगे, ठीक है, MONTH, मंथ यहाँ पर बना लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे मंथ, तो MONTH यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर df7 अगर आपको दिखाएंगे तो वहाँ पर आपको ईयर, डे, मंथ सब कुछ सेपरेट होके आपको मिल गया। तो मतलब जो भी डेट मेरे पास अवेलेबल है उसको हम वन बाय वन करके सेपरेट कर सकते हैं। अगर डेट मेरे पास अवेलेबल है इन अ स्ट्रिंग फॉर्मेट, उसको भी हम वहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं, विच इज़ अगेन वेरी वेरी इजी। अगर मुझे वहाँ पर डेट जनरेट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं बाय यूजिंग अ डेट रेंज फंक्शन इन अ ईजीएस्ट पॉसिबल वे। ओके, तो डेट के साथ आप आराम से कन्वर्सन खेल सकते हो, या फिर उससे मंथ निकालने हैं, ईयर निकालने हैं, डेट निकालने हैं, तो जो भी करना है आप आराम से यहाँ पर कर सकते हो। ओके, उसके बाद फिर चलिए देखते हैं बेसिकली पंडास में क्या होता है आपका टाइम डेल्टा। ठीक है, तो टाइम डेल्टा क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। टाइम डेल्टा क्या होता है, तो पाइथन टाइम डेल्टा, चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि पंडास डॉट टाइम डेल्टा अगर कॉल करेंगे, ठीक है, टाइम डेल्टा अगर कॉल करेंगे और इसके एग्जाम्पल में अगर आप जाके देखोगे तो रिप्रेजेंट द ड्यूरेशन द डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स और टाइम्स। टाइम डेल्टा क्या करता है कि डेल्टा मतलब जो डिफरेंस है, ठीक है, वो दिखाता है टू डेट और टू टाइम के बीच में। टाइम डेल्टा इज अ पंडास इक्विवेलेंट पाइथन ऑफ द टाइम डेल्टा। ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यूज आपका हो गया, वीक हो गया, डेज हो गया, जो भी आप देना चाहो, आवर्स हो गया, मिनट हो गया, सेकंड हो गया, मिली सेकंड हो गया, ये सारा का सारा चीज़ ये एक्सेप्ट करता है। इसको आप यूज़ कैसे करेंगे थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको यूज़ कैसे करेंगे ये यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर लेट्स सपोज कि हम लिखते हैं डेज। ठीक है, टाइम डेल्टा यहाँ पर कॉल हो गया, उसके बाद फिर लिखते हैं DAYS, डेज इज इक्वल्स टू 1, एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर क्या हो गया कि 1 डेज, ठीक है, ये डेज ले लिया, 1 डे और 000। अब यहाँ पर सेम हम कर देते हैं HOURS, आवर्स, HOURS, आवर्स इज इक्वल्स टू लेट्स सपोज कि 5। तो यहाँ पर आप देखोगे ये 5 आवर्स आ गया। टाइम डेल्टा क्या है, 1 डे
5 आवर्स। उसके बाद फिर यहाँ पर आप लिखना चाहोगे MINUTES मिनट्स, ठीक है, मिनट्स इज इक्वल्स टू 45, तो यहाँ पर बेसिकली 45 मिनट्स आपको दिखा देगा कि 1 डे 5 आवर्स 45 मिनट्स। तो इस तरह से ये टाइम डेल्टा क्या कर रहा है, मेरे लिए बेसिकली डेटा जनरेट करके दे रहा है, ठीक है, ओके, नॉट एन इशू एट ऑल। ये तो यहाँ पर डेटा जनरेट करके मेरे लिए दे रहा है, तो ये बेसिकली मेरे लिए हो गया टाइम डेल्टा। अब यहाँ पर लेट्स सपोज कि हम एक डेट लेते हैं पंडास डॉट, ठीक है, पंडास डॉट यहाँ पर हम लेते हैं टू डेट टाइम, और यहाँ पर हम कुछ स्ट्रिंग पास कर देते हैं, एंड हम यहाँ पर पास कर देते हैं एज अ डेट एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये पता है कि ये स्ट्रिंग है, तो टू डेट टाइम क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा उसको डेट टाइम के अंदर, ओके, ठीक है, तो डेट टाइम के अंदर इसको कन्वर्ट कर देगा, एक वेरिएबल में इसको हमने स्टोर कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है, कि पंडास डॉट यहाँ पर टाइम डेल्टा लेट्स सपोज लिख देते हैं, टाइम टी कैपिटल, सो टाइम डेल्टा जो है यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पर लिखते हैं डेज इज इक्वल्स टू 1 लेट्स सपोज, और इसको स्टोर कर देते हैं TD के अंदर, टाइम डेल्टा के अंदर इसको हम लोग स्टोर कर देते हैं। अब DT प्लस TD यहाँ पर अगर करें, ठीक है, DT प्लस TD अगर यहाँ पर करें तो क्या आएगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि टाइम डेल्टा क्या किया, टाइम डेल्टा बेसिकली डिफरेंस जनरेट कर देगा एक दिन का, ठीक है, एक दिन का डिफरेंस जनरेट कर, डेल्टा जनरेट कर रहा है ये। सो ये प्लस ये अगर करें तो यहाँ पर 20 हमने डाला था डेट, अब यहाँ पर डेट क्या हो गया, 21 हो गया। क्यों 21 हो गया, क्योंकि ये बेसिकली टाइम डेल्टा के साथ हमने जोड़ा इसको, ठीक है, टाइम डेल्टा से जोड़ा इसको, तो जो भी आपने ऐड किया वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर ऐड हो गया। तो बहुत ही प्यारा चीज़ है, आप बोल सकते हो टाइम डेल्टा, ठीक है, जहाँ पर आप डेल्टा क्रिएट करते हो, और डेल्टा क्रिएट करने के बाद उसको टाइम और डेट के साथ आप खेल सकते हो, टाइम और डेट के साथ जो है वो जोड़ सकते हो। बहुत ही आराम से, बहुत ही ईजिएस्ट पॉसिबल वे में आप ये सारे के सारे चीज़ें जो है वो कर सकते हो एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम विद द हेल्प ऑफ टाइम डेल्टा। ओके, चलिए, तो ये हो गया एक टाइम डेल्टा के बारे में। उसके बाद फिर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कैटेगोरिकल के बारे में। हम लोग पहले भी देख चुके हैं इसको ड्यूरिंग आवर डिस्कशन इन पंडास, तो यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा कैटेगोरिकल के बारे में कि कैटेगोरिकल बेसिकली क्या होता है, और थोड़ा सा उसके स्पेशलाइजेशन के बारे में, वहाँ पर कैटेगोरी के अंदर और क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक हम डेटा बना लेंगे, ठीक है, यहाँ पर एक डेटा बना लेंगे लिस्ट के अंदर, SUDH रख लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ रख लेते हैं हम लोग क्रिस, उसके बाद फिर यहाँ रख लेते हैं हम लोग हितेश, ठीक है, उसके बाद रख लेते हैं यहाँ पर NAVIN नवीन। ओके, तो ये मेरे पास यहाँ डेटा बन गया। अब यहाँ पर आपको याद होगा हमने ये फंक्शन यूज़ किया था पंडास डॉट कैटेगोरिकल, C कैपिटल, पंडास डॉट कैटेगोरिकल हमने यहाँ पर यूज़ किया था। अब इसके अंदर अगर डेटा हम लोग पास करेंगे तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कितने डिस्टिंक्ट हैं यहाँ पर, ठीक है, कितने यहाँ पर डिस्टिंक्ट है। लेट्स सपोज कि SUDH जो है वो हम 2 बार रिपीट कर ले रहे हैं, ठीक है, या फिर 3 बार रिपीट हो जा रहा है, तो यहाँ पर क्या दिखाएगा, डिस्टिंक्ट कितने हैं, ठीक है, तो 4 डिस्टिंक्ट हैं। इतने सारे डेटा हैं बट इसमें 4 जो है वो डिस्टिंक्ट है, मतलब 4 जो है वो मेरे पास यूनिक हैं जो कि अवेलेबल हैं इन दिस पर्टिकुलर डेटा सेट। ओके, ठीक है, देयर इज़ नो इशू एट ऑल। तो कैटेगोरिकल हम लोग क्या कर सकते हैं, कैटेगोरिकल से निकाल सकते हैं हम लोग कि इस कैटेगरी में बेसिकली कितने डेटा जो है वो एग्जिस्ट करता है एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम। ओके, तो बेसिकली आप कैटेगोरिकल के ऊपर, जैसे कि ये वाला यहाँ पर मेरे पास डेटा डाला हुआ है, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया कैटेगोरिकल में, और लेट्स सपोज कि हम यहाँ स्टोर कर ले रहे हैं कैट के अंदर, ठीक है। अब कैट क्या हो गया, तो कैट बेसिकली ये वाला पूरा का पूरा डेटा हो गया आपका कैट। अब इसके ऊपर अगर आप कर रहे हो, ठीक है, कैट डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट, वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स अगर आप कर रहे हो तो ये आपको दिखा देगा कि यहाँ पर जो भी कैटेगरीज हैं उसके कितने बार रिपीटेशंस हैं। बेसिकली वैल्यू अंडरस्कोर काउंट जो होता है वो ग्रुप बाय काउंट के इक्विवेलेंट है, ठीक है, वैल्यू अंडरस्कोर काउंट जो है वो ग्रुप बाय काउंट के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स क्या कर रहा है, दिखा रहा है कि हितेश कितने बार हैं, क्रिस कितने बार हैं, नवीन कितने बार हैं, SUDH कितने बार है। तो ये सब का सब चीज़ बेसिकली ग्रुप बाय एंड काउंट ऑपरेशन, मतलब कितना बार वो एग्जिस्ट करता है वो आपको दिखा देता है ऑन टॉप ऑफ कैटेगोरिकल अगर आप करोगे तो ये बेसिकली हो गया आपका कैटेगोरिकल। किसी को भी कैटेगोरिकल कन्वर्ट करो, उसका न्यूमेरिक इक्विवेलेंट निकाल लो, या फिर उसको ग्रुप बाय काउंट उसके ऊपर कर दो, या फिर वैल्यू अंडरस्कोर काउंट जो है वो उसके ऊपर कर दो। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में, ठीक है, कि पंडास के अंदर क्या है, डेटा विजुअलाइजेशन जो है वो कैसे होता है। और विजुअलाइजेशन के लिए हम लोग के पास और भी बहुत सारी लाइब्रेरी है जिसको हम लोग को देखना है, बट पंडास के अंदर भी विजुअलाइजेशन के लिए चीज़ें अवेलेबल हैं। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि विजुअलाइज हम लोग कैसे कर सकते हैं डेटा को, ठीक है, इन अ बेस्ट पॉसिबल वे, कैसे हम लोग को डेटा का इनसाइट्स जो है वो मिल सकता है। तो विजुअलाइजेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि लेट्स सपोज हम लोग बना लेते हैं पंडास डॉट, ठीक है, पंडास डॉट यहाँ पर सीरीज एक बना लेते हैं,
सीरीज़ एक बना लेते हैं। ठीक है, अब सीरीज़ के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि एक लिस्ट पास कर देंगे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से हम लोगों ने एक सीरीज़ बना लिया। ठीक है, यहाँ पर एक हम लोग सीरीज़ यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा हो गया डेटा। अब डेटा डॉट अगर हम कॉल करेंगे एक फंक्शन प्लॉट, ठीक है, डेटा डॉट प्लॉट कॉल करेंगे। अब ये करेगा क्या, ठीक है, जैसे हमने कॉल किया डेटा डॉट प्लॉट, ठीक है, ये करेगा क्या कि ये पूरे के पूरे डेटा को प्लॉट कर देता है। यहाँ पर अगर आप डी देखोगे तो डी क्या है, इंडेक्स इसका 0 है, देन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, उसका वैल्यू क्या है, ये है। तो ये करता क्या है इंटरनली, ठीक है, थोड़ा सा इसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है कि करता क्या है ये इंटरनली। तो देखो ये क्या करेगा कि ये बनाएगा एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस बनाया, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये बनाया बेसिकली मेरा वाई एक्सिस, ठीक है, यहाँ पर वाई एक्सिस बनाया। अब ऑन एक्स एक्सिस ये पूरा का पूरा इंडेक्स जो है उसको प्लॉट कर देगा। ठीक है, कि एक्स एक्सिस पर बेसिकली ये सारे जो डेटा हैं वो अवेलेबल है, और जो इंडेक्स है उसको लेता है वो एक्स एक्सिस के ऊपर। तो इंडेक्स को ये ले लिया एक्स एक्सिस के ऊपर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो ले लिया। उसके बाद फिर ये 0th इंडेक्स पर वैल्यू क्या है, तो ये आपका क्या हो गया, ये कोऑर्डिनेट हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये कॉम्बिनेशन, ठीक है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। तो एट 0th इंडेक्सेस व्हाट इज अ वैल्यू 1, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया। उसके बाद फिर एट 1th इंडेक्सेस व्हाट इज द वैल्यू, सो बेसिकली इट्स अ 2, ठीक है, तो ये आपका एक पॉइंट हो गया। उसके बाद फिर एट सेकंड इंडेक्सेस व्हाट इज द वैल्यू, तो ये आपका एक कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है, तो 2 और 3, तो ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट कि x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 3। उसके बाद फिर एट थर्ड इंडेक्स, ठीक है, सो व्हाट इज द x, सो एट 3 इज 3, तो बेसिकली ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। एट 4 व्हाट इज द वैल्यू, तो एट 4 वी हैव बेसिकली 5, तो यहाँ पर एक आपका ये आ गया कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसा है, और सारे कोऑर्डिनेट्स को 1 by 1 वो लाइन से मिला रहा है, एंड देन वो आपको लाइन को प्लॉट कर रहा है। तो बेसिकली जो ग्राफ होता है, जो विजुअलाइजेशन होता है, वो डेटा के टेंडेंसी को जानने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपके सिलेबस के ऊपर जाएं तो मल्टीपल ग्राफ लाइब्रेरी जो है वो ऑलरेडी इंक्लूड की हुई हैं, विच वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल इन वेरी वेरी डेप्थ। पंडास के अंदर भी विजुअलाइजेशन कैपेसिटी है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे पास सिंपल एक सीरीज़ था, ठीक है, हमने सीरीज डॉट प्लॉट कॉल कर दिया, तो अपने आप ही क्या कर दिया, ये पूरा का पूरा प्लॉट करके हम लोगों को दे दिया। अब प्लॉट भी बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके का आप प्लॉट कर सकते हो। तो ये तो सिंपल मेरा लीनियर प्लॉट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर जो इंडेक्सेस थे वो मेरे एक्स एक्सिस के वैल्यू हो गए, और जो मेरे एक्चुअल वैल्यूज़ थे, ठीक है, सीरीज़ के अंदर वो मेरे वाई कोऑर्डिनेट हो गए, और देन कोऑर्डिनेट बाय कोऑर्डिनेट ये यहाँ पर प्लॉट कर पा रहा है। चलिए उसके अलावा कुछ एक और चीज़ों को यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर एक डेटा फ्रेम बना रहे हैं, ठीक है, डेटा फ्रेम हम यहाँ पर बना रहे हैं, और डेटा फ्रेम इज़ नथिंग बट पंडास डॉट डेटा फ्रेम। अब इसके अंदर पंडास डॉट डेटा फ्रेम हो गया। अब इसके अंदर मेरे पास लेट्स सपोज कि डिक्शनरी है, तो यहाँ पर ए कर दिए, और उसके बाद फिर ए कॉलन, और उसके बाद फिर इसका वैल्यू जो है 3, 4, 5, 6, 7 हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर लेट्स सपोज लिख देते हैं बी, और बी का वैल्यू आपका क्या हो गया, तो वी का वैल्यू 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ए हो गया 5 वैल्यू, बी हो गया यहाँ पर 5 वैल्यू, ओके। तो ये यहाँ पर मेरा बन जाएगा डेटा फ्रेम। अब डीएफ अगर प्लॉट करवाएंगे तो बेसिकली ये मेरा डीएफ हो गया, 2 कॉलम हो गया ए एंड बी, बहुत बार हम लोग कर चुके हैं ये वाला चीज़। अब यहाँ पर सिर्फ हम लोग लीनियर प्लॉट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग को चाहिए कि इसको x माने, इसको y माने, ठीक है, 2 कॉलम है ना मेरे पास, तो मेरे को चाहिए कि इसको x माने और इसको y माने। पिछला बार क्या हुआ था, पिछला बार बेसिकली आपके 2 कॉलम तो थे नहीं, पिछला बार बेसिकली क्या था, आपके पास एक इंडेक्सेस था और एक ये था। अब यहाँ पर कुछ भी चीज़ प्लॉट करने के लिए इन अ 2D एक्सिस, अगर हम लोग कुछ भी चीज़ यहाँ पर प्लॉट कर रहे हैं इन अ 2D एक्सिस, तो ऑब्वियसली वी नीड x कोऑर्डिनेट एज वेल एज वी नीड अ y कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब पिछले वाले केस में तो मेरे पास x कोऑर्डिनेट सिर्फ अवेलेबल था, मतलब सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट अवेलेबल था, तो x में क्या किया, वो इंडेक्स ले लिया, और y में वो क्या किया, उसके वैल्यूज़ को ले लिया। अब यहाँ पर हमको चाहिए कि वो इंडेक्स वगैरह कंसीडर ना करें, अब वो कंसीडर क्या करे, इसको और इसको कंसीडर करें। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। तो डेटा फ्रेम डॉट प्लॉट यहाँ पर आप कॉल कीजिए, और उसके बाद फिर आप खुद ही डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, खुद ही डिफाइन कर सकते हो कि x का वैल्यू क्या ले। तो x का वैल्यू बेसिकली ले a को, ठीक है, जो a वाला डेटा है, और y का वैल्यू जो है वो क्या ले, तो y का वैल्यू क्या ले, तो y का वैल्यू बेसिकली ले ले ये b वाला, ठीक है, y का वैल्यू जो है ये b वाला ले ले। तो अपने आप ये क्या करेगा, डेटा फ्रेम डॉट प्लॉट अगर हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी भी मेरा लाइन ही प्लॉट हुआ है, ठीक है, बट a क्या कर रहा है, a को x ले रहा है और y को
बी ले रहा है, और इसको देखते हुए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये अपने आप बना रहा है एंड देन उसके थ्रू लाइन ये ड्रॉ कर रहा है। अब इसी को हम दूसरे तरह का प्लॉट भी कर सकते हैं, तो डेटा फ्रेम डॉट प्लॉट डॉट, लेट्स सपोज कि अगर मुझे किसी और तरह के प्लॉट में इसको दिखाना है, ये तो आपका लाइन प्लॉट हो गया, ठीक है, मुझे एक चाहिए कि स्कैटर प्लॉट में इसको दिखाना है। स्कैटर मतलब क्या होता है, डॉट डॉट डॉट। अब जो भी कोऑर्डिनेट है इसके अंदर डेटा फ्रेम के अंदर, ठीक है, तो सबको वो डॉट में रिप्रेजेंट करे। तो डेटा फ्रेम ये हो गया मेरा, ठीक है। अब 3.4 जहाँ पर भी आया ये एक डॉट बना दिया। 4,5 मतलब 4 ऑन एक्स एंड 5 ऑन वाई, तो 4,5 यहाँ पर ये बन गया। 5,6 तो 5,6 क्या हो गया मेरा, ये बन गया, ठीक है। उसके बाद फिर 6,7 क्या हो गया मेरा, ये बन गया। उसके बाद 7,8 क्या हो गया, डॉट ये हो गया। तो जैसे आप बचपन में क्या करते थे, एक्स एंड वाई एक्सिस पर प्लॉट एंड डॉट 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 आप क्या करते थे, इन द सिमिलर वे सो वी आर ट्राइंग टू परफॉर्म द सेम थिंग इवन इनसाइड अ पंडास। तो पंडास के अंदर जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसके अंदर विजुअलाइजेशन कैपेसिटी है, ठीक है, तो आप जो चाहो वो विजुअलाइज कर सकते हो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ अ टाइम। और ग्राफ के लिए तो हम लोग स्पेशल लाइक लाइब्रेरी ही यूज़ करने वाले हैं, विच इज़ कॉल्ड एज मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, प्लॉटली, कफलिंग्स, बोखे। सो ये सारा का सारा ग्राफ जो कि और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको ग्राफ प्लॉट करके देगा। बट इवन पंडास के अंदर भी आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, और डेटा का ट्रेंड जो है, डेटा का ट्रेंड आप निकाल सकते हो, डेटा का ट्रेंड जो है वो आप देख सकते हो इन अ ईजीएस्ट पॉसिबल वे, ठीक है, ये पॉसिबल है। लेट्स सपोज कि ये पिछला वाला जो मेरे पास सीरीज़ था लिया हुआ, ठीक है, इस सीरीज़ को ही ले लेते हैं, ये वाला ही ले लेते हैं फिर से यहाँ पर, ठीक है, ये वाला सीरीज़ जो है यहाँ पर लेट्स सपोज कि हम ले लेते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, कि ये डी डॉट, ठीक है, प्लॉट तो बहुत अलग अलग तरह के प्लॉट हैं, ठीक है, ग्राफ है, बार है, हिस्टोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पर PLOT प्लॉट डॉट यहाँ पर हम कर देते हैं पाई लेट्स सपोज, ठीक है। अब होगा क्या कि इसके अंदर अवेलेबल है 1 2 3 4 3 3 5 6 6 8, ठीक है, ये सारे के सारी चीज़ जो है यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब ये करेगा ये, ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर पाई प्लॉट आपने कॉल कर दिया तो आप देख रहे होगे 0 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर कर दिया, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो 6 है, 6 मेरा 2 बार रिपीट हुआ है, 3 जो है मेरा 2 बार रिपीट हुआ है, 1 जो है, तो यहाँ पर निकालता क्या है, ये निकालता बेसिकली है कॉन्ट्रीब्यूशन, कि 1 + 2 + 3 + 3 + 5 + 6 + 6 + 8 कर लेगा, और उसके बाद फिर कितना परसेंटाइल, ठीक है, 1 को जाना चाहिए, कितना परसेंटाइल 0 को जाना चाहिए, कितना परसेंटाइल 2 को जाना चाहिए, उसके हिसाब से ये यहाँ पर पाई प्लॉट कर देगा। मतलब बेसिकली इसके अंदर आपको दिखा देगा, ठीक है, कि कितना परसेंटाइल किसका है ऑन व्हाट एक्सिस। तो यहाँ पर अगेन 0 1 2 3 4 5 7 हो गया, 0 1 2 3 4 5 7 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो 1 है उसका परसेंटाइल कितना है, ठीक है, 0 मतलब 0th पर क्या अवेलेबल है, 1 अवेलेबल है, तो 1 का परसेंटाइल 0th इंडेक्स पर कितना परसेंटाइल 1 का अवेलेबल है, देन 1 के ऊपर इसका परसेंटाइल कितना अवेलेबल है, ये सारा का सारा 1 by 1 आपको दिखा रहा है। मतलब परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द होल सम, ठीक है, परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द होल सम ये आपको दिखाता है बेसिकली पाई प्लॉट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ अ टाइम। तो होप आप सभी को ये डिटेल में समझ में आ गया होगा। ये सारे के सारे ऑपरेशंस, बहुत सारे ऑपरेशंस जो है वो हम लोगों ने इस क्लास में डिस्कस किए हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑपरेशंस जो है वो डिस्कस हुए हैं यहाँ पर, और इन सब को सिर्फ और सिर्फ आप यूज़ करोगे तभी आप रख सकते हो याद वैसे भी रखना है नहीं किसी भी चीज़ को, इट्स कम्प्लीटली फाइन, जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है, आराम से याद एक भी चीज़ नहीं रखना है, इट्स कम्प्लीटली फाइन, ठीक है। Just try to practice as much as possible. Just try to practice, keep on practicing all of these things, and then let me know if you have any kind of a doubt. Obviously we'll try to resolve it anytime. Yes, so with that, thank you so much guys. See you again in my next lecture.